Good morning, students. Today we are going to start with our lesson Mahatma Gandhi and the National Movement. महात्मा गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था, क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. कंटेंट्स टू बी कवर्ड. इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट्स हम पढ़ने वाले हैं. कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं पहले महात्मा गांधी जी की अर्ली लाइफ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट and civil disobedience movement. Mahatma Gandhi. The Indian national movement from 1919 to 1947 is also known as the Gandhian era, primarily because the period was dominated by Gandhi and his policies. 1919 और 1947 तक के बीच का पीरियड गांधी पीरियड कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी और उनकी पॉलिसीज हैं वो इस टाइम पे काफी प्रोमिनेंट रही, डोमिनेट करती रही. गांधी जी एंड अर्ली लाइफ. गांधी वाज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1818 टू स्टडी लॉ. इन 1888 टू स्टडी लॉ. फ्रॉम 1893 टू 1914 he practiced law in South Africa. He witnessed racial discrimination in South Africa and soon became the leader of a struggle against racist authorities in the country. He formed the Natal Indian Indian Congress to fight against the racist policies of the South African government. It was here that the unique technique of satyagraha evolved. Gandhiji Satyagraha was based on truth and non-violence. Gandhi returned to India in January 1915 and made an extensive tour of the country in the next 3 years. In 1917 and 1918, he was involved in 3 significant struggles in Champaran, Bihar, Ahmedabad, and Kheda in Gujarat. 1917 और 1918 में महात्मा गांधी जी ने 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. चंपारण, जहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स थे, उनके फेवर में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया. अहमदाबाद, जहाँ पर मिल वर्कर्स थे, उनकी वेजेस हैं उन्हें प्रॉपरली टाइम पर नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह अहमदाबाद में किया. और खेड़ा में जो फार्मर्स थे, उनकी कंडीशंस पुअर थी. इवन देन दे हैव टू पे टैक्सेस. उस कंडीशन में वो लोग जब टैक्स पे करने की कंडीशन में नहीं थे, तो महात्मा गांधी ने खेड़ा में जो स्ट्रगल थी, सत्याग्रह मूवमेंट थी, वो स्टार्ट की. और कहीं ना कहीं उन्हें इन तीनों स्ट्रगल मूवमेंट्स में सक्सेस भी मिली थी. मेथड्स यूज्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. गांधी जी ने कौन कौन से मेथड्स ऑप्ट किए थे. सत्याग्रह, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, स्वदेशी एंड मास मूवमेंट. सत्याग्रह. Satyagraha was based on the truth and non-violence. It was a fearless, truthful and peaceful technique aimed at fighting injustice. Gandhiji differentiated between passive resistance and the principle of Satyagraha. While the former does not exclude the use of physical force, the latter is against the use of any kind of force. महात्मा गांधी का मानना था कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर, ट्रूथफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो हम आसानी से सफलता प्राप्त कर पाएंगे. महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया. उनका मानना था कि जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें विद इन द कंट्री प्रोड्यूस किया जाए. अगर हम अपनी जरूरत की चीजों को अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो इंडिया है सेल्फ सफिशिएंट बनेगा. और इसके लिए उन्होंने चरखा और खादी, इन दोनों को प्रमोट किया. नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट की और कहीं ना कहीं लोगों को मास मूवमेंट में जोड़ने में कामयाब रहे. उनको लगता था कि जब तक हर कास्ट, हर क्लास और हर रिलीजन के लोग मूवमेंट में स्टार्ट नहीं होंगे, नेशनल मूवमेंट में शामिल नहीं होंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं गेन कर सकते, इंडिपेंडेंस गेन नहीं कर सकते. सत्याग्रह. It was based on the truth and non-violence. It was a fearless, truthful and peaceful technique aimed at fighting injustice.
Gandhi differentiates between passive resistance and the principle of satyagraha. While the former does not exclude the use of physical force, the latter is against the use of any kind of force. Swadeshi means to produce all the necessary goods within the country. Gandhi believed that the use of Swadeshi goods would make India self-sufficient and self-reliant. He stressed upon the use of the charkha and the khadi. Principle of non-violence. Gandhiji's principle of non-violence was laid down on the principle that no kind of injury should be caused either by word or by action. Gandhi opined that the non-violence is a positive and an active force. उनका मानना था कि वन कर्म वचन किसी भी तरीके से हम किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे. Gandhiji made the Indian national movement a mass movement. He provided leadership to the masses who followed him irrespective of their caste, class or religious differences. Non-cooperation movement. महात्मा गांधी का मानना था कि अगर इंडियन ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें विद इन 1 ईयर इंडिया से जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस ने उन्हें सपोर्ट किया, इसीलिए वो लंबे समय तक इंडिया में टिके रहे. द कांग्रेस सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इंडिया contributed significantly to the war by supplying men and material in the hope that self-government would be granted to them by the British government by the end of the war. However, after Britain won the First World War, it passed many acts and laws, such as Salt Act, which aimed at suppressing the Indian national movement. The Congress thus decided to launch the non-cooperation movement. कांग्रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को मैन और मटेरियल दोनों तरीके से हेल्प दी. उस हेल्प के पीछे उनका मोटिव था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें सेल्फ गवर्नमेंट की परमिशन देगी या हमें सेल्फ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन करने का मौका देगी. लेकिन हुआ इससे बिल्कुल अलग. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को सप्रेस करने वाले बहुत सारे लॉ पास की, जैसे कि रोल्ट एक्ट. रोल्ट एक्ट की वजह से या ऐसे ही बहुत सारे लॉज की वजह से कांग्रेस ने डिसाइड किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के पीछे जो फीचर्स थे या कॉजेज थे, रोल्ट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. खिलाफत मूवमेंट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की का राजा था, ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था, वो हार गया, सुल्तान हार गया और ब्रिटेन ने उसको डिसऑनर किया. डिसऑनर करने की वजह से इंडियन मुस्लिम्स और वर्ल्ड ओवर जो मुस्लिम थे वो उसके अगेंस्ट हो गए. इंडिया में मोहम्मद अली और शौकत अली के लीडरशिप में मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की. उस खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने एक अपॉर्चुनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा और उन्होंने खिलाफत कमेटी को एडवाइज किया दे शुड नॉट कोऑपरेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड अल्टीमेटली खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उन्होंने खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 31 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया. The Sultan of Turkey was regarded as caliph or the religious head of the Muslim. Most of the Muslim sacred places located within the Turkish Empire. In the First World War, Britain was fighting against Turkey. This led to a wave of indignation among the Indian Muslims. The Muslim population in India started the Khilafat movement under the leadership of Muhammad Ali and Shaukat Ali. They formulated 3-point program which included that the Ottoman Caliph should retain his empire. The Caliph should be left with adequate territories to enable him to defend the Islamic faith, and the Arab land should remain under the Arabic rule. To Gandhi, the Khilafat movement offered an opportunity to unite the Hindu and Muslims of India. He advised the Khilafat committee to adopt a policy of non-cooperation with the government. The Khilafat non-cooperation movement was started on 31st August 1920. रोल्ट एक्ट. रोल्ट एक्ट एक ऐसा लॉ था जो इंडियंस को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था. किसी भी इंडियन को शक के दायरे में रखते हुए
जेल में डाला जा सकता था और उस पर्सन के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, उसके अगेंस्ट कोई वारंट नहीं निकलता था। शक के बेस पे उसे अरेस्ट किया और उसे जेल में डाल दिया गया। और इंडियंस के पास नो अपील, नो वकील, नो दलील, मीन्स वो किसी कोई वकील हायर नहीं कर सकते थे, अपने फेवर में कोई दलील नहीं दे सकते थे और कहीं अपील नहीं, किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। इस एक्ट, ये अनजस्ट एक्ट था। ब्रिटिश इंडियंस ने इसे अनलॉफुल माना और इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। इसको ध्यान में रखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। पूरे ऑल ओवर इंडिया इस एक्ट की को प्रोटेस्ट किया गया। To suppress the rising national sentiment in India, the government passed the Revolt Act, which empowered it to imprison any person without trial. The act gave the government the following powers: to arrest a person without any warrant, to try a person in seclusion, and to suspend the right of the habeas corpus. The Gandhis launched a movement against this unjust. Shops were closed and the workers of the railway workshops went on strike. Rallies protesting against this act were organized in various cities. Alarmed by the large participation of the people in the movement, the government arrested prominent leaders from Amritsar, and Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April 1990, police fired on a peaceful procession. People retaliated by attacking bank and railway station, etc. जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इंडियन हिस्ट्री में बहुत खतरनाक या बहुत उसको से देखा जाता है, शर्म की दृष्टि से देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से शर्मनाक तरीके से इंडियंस को मारा था। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक गार्डन है, वहां पर लोग पीसफुल तरीके से एजिटेशन कर रहे थे। जो इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनके अगेंस्ट, उसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोग जमा हुए थे। लोग गांव के एरिया से आए थे, उन्हें मार्शल लॉ लगा हुआ है उसके बारे में मालूम ही नहीं था। वो यहाँ आए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपने साथ आर्मी लेके आता है और उस आर्मी को उस नैरो रास्ते से, जो छोटा सा रास्ता था बाहर जाने के लिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक छोटा सा रास्ता जो अंदर जाने के लिए, उस रास्ते के ऊपर अपनी आर्मी को खड़ा करता है और फायर ओपन करने के लिए बोलता है। और इस घटना में हजारों लोग मारे जाते हैं। On 13 April, a large crowd assembled at Jallianwala Bagh protesting against the arrest of some of their leaders who criticized the government for passing the Revolt Act. General Dyer blocked the exit of the Bagh and fired on the unarmed crowd. This resulted in the death of about 1,000 people. The killing of innocent people at Jallianwala Bagh shocked the entire nation. People in many North Indian towns protested against the brutal killing of Jallianwala. The government brutally suppressed these protests. What were the objectives of the non-cooperation movement? At the Kolkata session of 1920, the Congress passed the resolution of non-cooperation movement. Its main objectives were to attain self-government within the British Empire. कांग्रेस को लगता था कि अपने लिए जब तक हम सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, हम अपने लोगों के फेवर के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि हमारी गवर्नमेंट चाहे ब्रिटिश एम्पायर है, लेकिन हमारी अपनी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। टू फोर्स द गवर्नमेंट टू एन्यूल द रिवोल्ट एक्ट, और गवर्नमेंट को रिवोल्ट एक्ट खत्म करने के लिए फोर्स करना। टू फोर्स द ब्रिटिश टू रिस्टोर द ओल्ड स्टेटस ऑफ द सुल्तान ऑफ द टर्की, और जो टर्की का सुल्तान था उसके स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो कांग्रेस की मीटिंग थी उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया। What were the programs of the movement? The non-cooperation movement emphasized on the use of Swadeshi and boycott programs. Some of these were: to boycott government-run schools, colleges, and courts; to boycott foreign goods; to resign from the nominated seats of the local bodies; to surrender title and the honorary offices;
to popularize the use of Swadeshi and Khadi cloth, to establish national schools and colleges in India as an alternative to British government schools and colleges, to unify the Hindu and Muslim, and to work for the emancipation and the upliftment of the women. जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो प्रोग्राम थे उनमें सबसे पहला था कि जो गवर्नमेंट जो स्कूल कॉलेज चला रही है, कोर्ट चला रही है, उनको बाइकआउट किया जाए, फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट किया जाए, जो लोकल बॉडीज में जो नॉमिनेटिव पर्सन है वो वहां से रिजाइन करें, जिसको जो टाइटल दिए गए हैं, ऑनरेरी ऑफिसर्स दिए गए हैं, वो सब उन्हें छोड़ दिए जाए, और स्वदेशी मूवमेंट और स्वदेशी और खादी को पॉपुलराइज किया जाए ताकि इंडियन है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। उसके साथ साथ नेशनल स्कूल और कॉलेजेस हैं वो खोले जाएं ताकि इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स को छोड़ के जा रहे हैं, कॉलेजेस को छोड़ के जा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल अवेलेबल हो सके। इसके साथ साथ हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनकी यूनिटी को मेंटेन किया जाए और वुमेन्स की कंडीशन है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Non-cooperation movement was suspended by Gandhiji because of the incident which occurred at Chauri Chaura in Uttar Pradesh. A procession of about 3,000 people marched to the Chauri Chaura police station after being fired upon. The mob turned violent and set the police station on fire, killing 22 policemen. This incident shocked Gandhi as he wanted to gain freedom by following the method of non-violence. He withdrew the movement on 12th February 1922. He asked the congressmen to focus on the constructive activities such as working for the removal of the untouchability, Hindu-Muslim unity, etc. Gandhiji's decisions to suspend the movement was criticized by several leaders such as Motilal Nehru, Lala Lajpat Rai, Subhash Chandra Bose, etc. नेशनल मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। महात्मा गांधी ने चोरा चोरी में इंसिडेंट हुआ, एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी गई, 3000 पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस स्टेशन की तरफ गए, वहां पर जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, उसमें 22 पुलिसमैन हैं वो उनकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट से महात्मा गांधी को दुख हुआ और उन्होंने क्यों दुख हुआ, क्योंकि वो नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हुए फ्रीडम गेन करना चाहते थे और उन्होंने नेशनल मूवमेंट है या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे वापस ले लिया। इस मूवमेंट को वापस लेने के बाद बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे वो उनके अगेंस्ट हो गए, जिनमें से मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर आते हैं। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या इम्पैक्ट हुए? It made the national movement a mass movement as people from every profession and walk of life participated in the movement. It generated the desire for freedom among the people and inspired them to challenge the colonial rule. It fostered the Hindu-Muslim unity. It also promoted social reforms. The concept of Swadeshi and the boycott of the foreign goods gave impetus to the handicraft and local industries. The movement, however, failed in its main motive to attaining Swaraj, to obtain an apology for the crime committed at Jallianwala Bagh and in solving the Khilafat problem. Civil disobedience movement. Gandhiji launched civil disobedience movement in 1931. The factors that launching the civil disobedience movement were Simon Commission. ब्रिटिशर्स ने एक साइमन कमीशन इंडिया में भेजा, 1927 में बना था, उसके एक साल के बाद यानी 1928 में वो इंडिया आया। इस कमीशन का मेन मोटिव था इंडिया में जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं उनको चेक करना। इंडिया में इस कमीशन को हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, इसको हर जगह विरोध किया गया, बिकॉज नॉट अ सिंगल इंडियन वाज देयर, और कोई जब इंडियन उसमें शामिल नहीं होगा तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए वो वहां पर नहीं रख पाएगा, उनको सोल्व नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए हर जगह साइमन कमीशन है उसको गो बैक साइमन कमीशन के नारों के साथ उसको वेलकम किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमेटी ऑफ 7 people पॉपुलरली नोन एज साइमन कमीशन टू लुक इनटू द नीड फॉर further constitutional reforms in India. The commission was opposed by Indian as it had all British, no Indian member in it. The Congress in 1927 session held at Chennai decided to boycott the commission at every stage.
The Muslim League and the Hindu Mahasabha supported the decision of the Congress. Wherever the commission went, it was greeted with the protest and hartals. Brutal repression measures were used by the government to suppress the popular opposition. At Lahore, Lala Lajpat Rai was mercilessly beaten up by the police while opposing the commission. He died as a result of wounds received because of the police lathi charge. Civil disobedience movement. What were the recommendation of the Simon Commission? The abolish diarchy and to give autonomy of the provincial government. However, the government should be given unlimited power in certain matters like internal security. The number of members in the provincial legislative council should be increased. Princely states should also become part of the federal government at the center. The Governor General should have the power to select and appoint the member of his own cabinet. The British soldiers and officers should remain in Indian regiments. High Court should work under the control of the central government. Nehru Report. When Lord Birkenhead, the Secretary of the State for India, justified the exclusion of Indians in the Simon Commission, saying that the Indians are not united and hence cannot arrive to an agreed scheme for protests against the Simon Commission reform, an all-party conference was organized in 1928 to suggest reform for the country. The liberal and assertive nationalist leader of the Muslim League, Hindu Mahasabha and depressed classes came together and made Motilal Nehru the chairman of the committee. This report was submitted by all parties conference came to be known as Nehru Report. The report demanded dominion status for India and aimed at finding solution to the communal problem in the country. Declaration of Purna Swaraj. The Congress in Kolkata session asked the government to either accept the Nehru Report or to be prepared to face the mass agitation. When the government did not accept the report, the Congress declared Purna Swaraj or complete independence from British rule as its aim. This resolution was passed at Lahore session in 1929. Jawaharlal Nehru was president of the Congress session of 1929, led a procession at Lahore and hoisted the tricolour. 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे. ये पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई और इस डिमांड को स्ट्रॉन्ग वो करने के लिए जो तिरंगा झंडा है उसको लहराया गया. The following programs were adopted by Congress Working Committee to prepare for the civil disobedience movement. Purna Swaraj or complete independence was declared as the main aim of the Indian national movement. To observe 26 January as Purna Swaraj Day or the Day of Independence every year. All the members of the legislature had to resign. पूर्ण स्वराज की मांग डिमांड रखने के बाद 26 जनवरी उसी सेशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाएगा, हर साल उसे मनाया जाएगा. Civil disobedience movement started with the Dandi March by Gandhiji. He began this march from Sabarmati Ashram to Dandi, a small village located at sea coast of Gujarat. He made SALT in violation of the SALT law and began the civil disobedience movement. He chose SALT as the SALT tax was affecting every section of Indian society, especially the poor. The breaking of the SALT law at Dandi March, the beginning of the civil disobedience movement. Civil disobedience movement है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से स्टार्ट किया. उन्होंने साल्ट को ही क्यों लिया? साल्ट इसलिए लिया क्योंकि साल्ट है हर किसी की जरूरत की चीज है, गरीब अमीर हर कोई उसे खाने में यूज करता है और साल्ट उस टाइम पे बहुत महंगा होता था. अगर बहुत महंगा होगा, गरीब आदमी उसे नहीं खरीद पाएगा, तो उस चीज को, उस कमी को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडियन है वो खुद अपने लिए नमक खुद बनाए. तो उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया. वो 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया. हर रोज 24 दिनों के तक वो
लोग चलते रहे. The program of the movement were to defy the salt law by making salt, boycott liquor, boycott of foreign cloth and other foreign goods, non-payment of taxes and revenue. The civil disobedience movement was different from non-cooperation movement. Movement as a former included non-payment of taxes and land revenue and violence of different laws. Progress of the civil disobedience movement. People participated in the movement in large numbers. Salt laws were violated all over the country. The people in Maharashtra, Karnataka and central provinces refused to obey the forest laws. The people in eastern India refused to pay the Chokidari tax. People boycotted foreign goods, held demonstration, picketed liquor shops and carried on the campaign against British rule. The Pathans of northwestern India, under the leadership of Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as Frontier Gandhi, led a non-violent struggle. They organized a society of Khudai Khidmatgar and were also known as Red Shirts. The movement also became popular in the eastern parts of the country where people from Manipur and Nagaland joined the struggle against the British. Repression of the movement. The government repressed the movement brutally. Over 90,000 satyagrahis along with several Congress leaders were imprisoned. Congress was declared illegal and restrictions were imposed on nationalist press. When there were demonstrations by the Pathans against the arrest of Ghaffar Khan, the police refused to open fire on the protesting mob. Many police officers were severely punished for refusing to open fire on the mob. Protesters at Delhi and Kolkata were fired at. First Roundtable Conference. The first Roundtable Conference was held in London from 12th November 1930 to 19th January 1931. The Congress boycotted the conference as it opposed the Simon Commission. But other political parties and interest groups participated in the conference. Gandhi-Irwin Pact. The government started negotiations with Gandhi, who was in jail, to bring an end of the civil disobedience movement. This resulted in signing a pact between Lord Irwin, the Viceroy of India, and Gandhi, which came to be known as the Gandhi-Irwin Pact. The government agreed to following terms: to withdraw all ordinance and the end prosecutions, release all political prisoners except those who were guilty of violence, to allow peaceful picketing of shops selling liquor and foreign clothes, to restore confiscated properties of the satyagrahis, to allow people living near the coast to make and manufacture salt. The Congress agreed to following terms: to suspend the civil disobedience movement, to participate in the second roundtable conference, not to press for investigation into police excesses. Second roundtable conference. It took place between 7 September and December 1931. It was attended by Gandhi. The British government refused to grant dominion status to India. The conference saw the demand of separate electorate was raised not only by Muslims but also by the people of depressed classes, Anglo-Indians, Indian Christians and Europeans. Continuation of civil disobedience movement. As the second roundtable conference disappointed and failed, Gandhiji returned to India. Further, the Great Depression of 1929 and 30 also hit the Indian farmers hard. The Gandhi demanded talks with Viceroy Wellington, which was refused. The Congress passed a resolution in January 1932 for renewal of the civil disobedience movement. Gandhi was arrested, Congress was declared illegal and ordinance was passed giving the government special power. The government brutally suppressed the movement. Gradually the movement died down.
Impact of civil disobedience movement. Though the movement did not bring freedom to the country, it played an important role in deepening the freedom struggle of India. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, फ्रीडम नहीं लेके आई, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन मासेस को ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा करने में. द मूवमेंट इंस्टिल्ड पेट्रियोटिज्म अमंग द पीपल इन द कंट्री विच डिड नॉट डाई डाउन टिल द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट. और लोग अब देश की आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहते थे. नेशनलिज्म की फीलिंग है वो लोगों में उभरने लगी. The movement widened the base of the freedom struggle as people from different classes, including workers, merchants, tribals, and women, participated in it. Civil disobedience movement में every sphere of इंडियन सोसाइटी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इवन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था. तो ये मूवमेंट है काफी लार्ज एरिया तक फैला था. The movement popularized new method of propaganda. For example, Prabhat fairies, group of men and women who roamed in the village and town singing patriotic songs became popular. लोग हैं एक गांव से दूसरे गांव देशभक्ति के गीत गाते हुए प्रभात फेरी लगाते थे, और ये मूवमेंट है, इस तरह के मेथड है वो हर गांव में अपनाए जाने लगे, काफी पॉपुलर होने लगे. बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हैं वो उस समय में इनिशिएट किए गए. डिप्रेस्ड क्लासेस थे वो अब टेम्पल्स में जा सकते थे, पानी कुएं से पानी ले सकते थे. स्कूलों में उनके लिए स्कूल खोले गए थे. वुमेन्स ने लार्ज स्केल पे इसमें पार्टिसिपेट किया और इक्वल पार्टनर बनी फ्रीडम स्ट्रगल. द गवर्नमेंट रियलाइज द नीड फॉर पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड दस पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. गवर्नमेंट को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़े, बहुत सारी जो ऑटोनॉमी है वो इंडियंस को देनी पड़ी. The Congress achieved good result in elections in legislative assemblies in the following years and the provincial legislative assemblies in 1937. In short, civil disobedience movement ignited national feeling among the people and trained them for launching the new movement against the British rule. Thanks. बेटा जी, जो मेरे पास मटेरियल था स्टडी मटेरियल उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको किया है. आई नो यू आप लोगों के पास सभी के पास बुक्स हैं, आप क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है बुक में ही कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस हैं वो आपको नोटबुक में करने होंगे. इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी वो भी आपको नोटबुक में करने होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं. थैंक्स.